कोई सिख था, कोई मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। साल था 1962, जगह लद्दाख का चुशुला इलाका। भारत और चीन के बीच जंग की आग लग चुकी थी, लेकिन रेजांग ला के इलाके में कुमाऊं रेजिमेंट के 120 जवान सामने से हमला कर रहे 5000 चीनी सैनिकों से लड़ रहे थे। पूरी कंपनी को लीड कर रहे थे राजस्थान के मेजर शैतान सिंह। चीनियों ने अपने सभी हथियारों के साथ हमला तो कर दिया, लेकिन महज 120 जवानों की उस टुकड़ी ने रेजांग ला के इलाके में 5000 चीनी सैनिकों को लगभग पूरा ही खत्म कर दिया था। इसका आलम यह था कि सरहद बचाते हुए 114 जवान उस कंपनी के शहीद हो गए और 5 को चाइनीज आर्मी अपने साथ ले गई। लेकिन एक तरह से भारत ने उस इलाके को अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसे उस युद्ध में भारत की एक बड़ी जीत कही जाती है। अब यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि 120 सैनिक वो जो 5000 सैनिकों पर भारी पड़े थे, वो सारे के सारे अहीर कंपनी के थे। यानी वो सारे सैनिक यादव थे जो कि हरियाणा के रेवाड़ी इलाके से सेना में गए थे। अब आप सोच रहे होंगे आपको हम ये कहानी क्यों सुना रहे हैं, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है आज के समय में भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट को लेकर उठने वाली मांग, जो हरियाणा से लेकर पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रही है। अब अहीर रेजिमेंट देश की सेना में अपनी जगह बना पाएगी या नहीं, वो तो बात की बात है। लेकिन पहले हमें समझना ये होगा कि आखिर आज भी हमारी आर्मी में क्यों डिवीजन जाति के आधार पर होता है। तो इसको समझने के लिए हमें पहले तो अपनी आर्मी के डिवीजन को बेहतर ढंग से समझना पड़ेगा, जो कि मेनली कास्ट यानी जाति और एरिया के हिसाब से बना हुआ है, जिसमें राजपूत रेजिमेंट्स राजपूताना राइफल, महार रेजिमेंट डोगरा रेजिमेंट जाति के हिसाब से बटी हुई है, और वहीं बिहार रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, असम रेजिमेंट और मद्रास रेजिमेंट क्षेत्र के हिसाब से बटा हुआ है। इसके साथ ही गोरखा और मराठा कम्युनिटी के हिसाब से बंटे हुए हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जब बात हम राजपूताना या जाट की कर रहे हैं, तो उसमें कौन लोग होंगे जो जाति के हिसाब से भर्ती किए जाएंगे। तो दोस्तों, रेजिमेंट में जो इन्फेंट्री सोल्जर होते हैं, यानी जो पैदल हाथ में हथियार लेकर सामने मोर्चा संभालते हैं, वो सैनिक ही जाति के हिसाब से अपने अपने रेजिमेंट में रिक्रूट किए जाते हैं। उनके लीडिंग ऑफिसर किसी भी जाति या क्षेत्र के हो सकते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात जो दूसरी है, वो ये कि आखिर सेना में जाति के हिसाब से रेजिमेंट बनाने की परंपरा शुरू कैसे हुई। तो इसका जवाब अंग्रेजी हुकूमत है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ी सी हिस्ट्री की मदद से आपको समझाते हैं कि जब अंग्रेज शुरू में भारत आए, तो उन्होंने सोचा कि भारत में अपनी आर्मी को इंग्लैंड में से लाना तो काफी मुश्किल टास्क होगा, इसलिए उन्होंने भारत के लोगों को ही अपनी सेना में भर्ती करने का काम शुरू कर दिया। चूंकि शुरू में अंग्रेज भारत के सिर्फ कुछ हिस्सों में थे, जिनमें मद्रास, बॉम्बे और बंगाल के इलाके आते थे, लेकिन उनकी आर्मी में भी यहीं के लोग भर्ती किए जाते थे। इसी तरह अंग्रेजों का काम चल रहा था। लेकिन जैसे ही साल 1857 की क्रांति शुरू होती है, वैसे अंग्रेज देखते हैं कि बंगाल के लोग इस क्रांति में ज्यादा विरोध कर रहे हैं और वहीं की आर्मी अंग्रेजों के खिलाफ हो गई है। क्रांति को किसी तरीके से दबाने के बाद अंग्रेजों के दिमाग में ये बात तय हो गई कि अब सिर्फ कुछ ही इलाकों में आर्मी में भर्ती नहीं की जा सकती, क्योंकि आगे फिर से अगर कोई विद्रोह होता है तो उसकी काउंटर के लिए हमारे पास आर्मी में और लोग होने चाहिए जो उनसे लड़ सकें। इसलिए अंग्रेजों ने बंगाल, मद्रास और बॉम्बे के लोगों का आर्मी में रिक्रूटमेंट लगभग बंद करा दिया। इसके साथ उन्होंने ये भी देखा कि 1857 की क्रांति में जिन जिन लोगों ने अंग्रेजों की मदद की है, उन्होंने उन्हीं के इलाके के लोगों को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। जैसे नेपाल के गोरखा, पंजाब के जाट, राजपूताना, डोगरा राजस्थान के राजपूत, इन सारे लोगों ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की मदद की थी। इसके अलावा अंग्रेजों ने इस पॉलिसी को और बेहतर बनाने के लिए जोनाथन पील कमीशन का गठन किया। इस कमीशन का मेन काम यही था कि ये भारत में आइडेंटिफाई कर पाए कि भारत में कौन से लोग या कौन सी जातियां मार्शल हैं और कौन सी नॉन मार्शल। अब आप कहेंगे मार्शल और नॉन मार्शल क्या है भाई? तो आपको बता दें कि मार्शल जातियां उन्हें कहा गया जिनके पूर्वज या जिनके खून में लड़ाई और युद्ध का अच्छा खासा इतिहास था, और नॉन मार्शल उन्हें कहा गया जो लड़ाई और झगड़े से खुद को दूर रखते थे या जिनमें लड़ने का साहस नहीं था।
ये पूरी नीति अंग्रेजों की थी और उन्हें यही लगता था कि लड़ने का साहस किसी एक व्यक्ति में नहीं बल्कि एक जातिगत समूह में होता है। इसीलिए उन्होंने अपने कमीशन के आधार पर तय किया कि राजपूत, गोरखा, सिख, डोगरा, पठान, बलूची ये सब लोग मार्शल कम्युनिटी में आते हैं। इसलिए इन लोगों के नाम का रेजिमेंट सेना में बना दिया गया और तब से जातिगत रेजिमेंट अंग्रेजी सेना के हिस्से बने रहे। आजादी के बाद भी 1947 में देश को अंग्रेजों से मुक्त जो आर्मी मिली थी उनमें ये सारे रेजिमेंट पहले से ही मौजूद थे। लेकिन जब भारत का कानून और संविधान बन रहा था तो उन जातिगत रेजिमेंट में कोई बदलाव नहीं किया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आजादी के बाद कास्ट के हिसाब से बंटी आर्मी का व्यू करके इस व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास नहीं किया गया। लेकिन 70 साल में 4 कमेटियों की रिपोर्ट के बाद यही तय हुआ कि चारों ने इस कास्ट और क्षेत्र के हिसाब से बड़ी आर्मी को देश की सुरक्षा के लिए सही माना। लेकिन अब सवाल यहाँ आता है कि आखिर इस कमेटी ने आर्मी के ऐसे बंटवारे को सही कैसे माना। तो इसका जवाब संसद में तब दिया गया जब देश की रक्षा मंत्री थे मनोहर पर्रिकर और विपक्ष की तरफ से ये सवाल किया गया, क्या कभी देश में कास्ट और एरिया के हिसाब से आर्मी का डिवीजन बंद होगा। तो इस पर जवाब देते हुए मनोहर पर्रिकर ने ये कहा था कि जात के हिसाब से बनती हुई आर्मी में जो रेजिमेंट है उनमें एक आपसी सौहार्द देखने को मिलता है और उनकी यही एकता ही है। इसी वजह से भारत हर लड़ाई और हर युद्ध में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। इसलिए उन रेजिमेंट की एकता के नाते भारत सरकार आने वाले समय में भी कभी भी किसी रेजिमेंट को बंद नहीं करेगी और इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं लाया जाएगा। जिससे एक बात सामने आती है कि आर्मी में अगर जातिगत रेजिमेंट है तो उसका सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है कि जब बॉर्डर पर 100 या 200 सैनिक दुश्मन के निशाने पर खड़े हैं तो उनके बीच एक यूनिटी होनी चाहिए, जो अगर उनकी एक जाति होने की वजह से आ रही है तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। ऐसा हम नहीं बल्कि देश की सरकार का कहना है। अगर बात अहिर रेजिमेंट की करें तो उन्होंने भी अपने बलिदान और कुर्बानी को याद दिलाने के लिए देश की सरकार के सामने अपील की है कि उन्हें एक रेजिमेंट बना दिया जाना चाहिए, जिसके लिए AIYM यानी ऑल इंडिया यादव महासभा ने 20 लाख पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री को भेजे थे। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि अहिर रेजिमेंट को आर्मी में जगह मिलना क्यों मुश्किल है, और इसका जवाब बड़ा साफ है। भले ही भारत में अंग्रेजों की बनाई हुई जातिगत रेजिमेंट आर्मी का हिस्सा है, लेकिन आजादी के बाद से भारत में कभी भी जाति को लेकर किसी रेजिमेंट को प्राथमिकता नहीं दी गई है और न ही आने वाले फ्यूचर में प्राथमिकता दी जाएगी। इसलिए वो रेजिमेंट बनने की संभावनाएं संवैधानिक रूप से बहुत कम है। लेकिन अगर सरकार ऐसा करती है तो ये एक ऐसा अनोखा निर्णय होगा जिसके बाद संभव है कि और जातियां जैसे गुर्जर और ब्राह्मण भी अपने लिए अलग रेजिमेंट की मांग करने लगे। खैर, आगे जो भी होता है वो हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन आपका इस मामले पर क्या राय है? क्या देश की सेना को जाति के हिसाब से बटा होना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में देना। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।